subscribe and press bell icon। वर्क एंड एनर्जी की एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो क्वेश्चन को पहले ध्यान से देखिए। द लुक एट द एक्टिविटीज लिस्टेड बिलो। ये कुछ एक्टिविटीज़ यहाँ दी गई हैं, तो इन एक्टिविटीज़ के बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा। रीजन आउट द वेदर और नॉट वर्क इज डन इन द लाइट ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ टर्म वर्क। कहने का मतलब क्या है कि अगर आपको जो वर्क की अंडरस्टैंडिंग है, जैसे कि मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया था, वर्क कब होता है जब एक तो फोर्स अप्लाई हो रहा हो प्लस कोई डिस्टेंस जो है कवर की गई हो। तो अगर इस कंडीशन में वर्क होता है, एक बॉडी है उस पर फोर्स अप्लाई हो रहा है और वो बॉडी डिस्प्लेस हो जाए, तो इस कंडीशन में वर्क होता है। हमें ये ध्यान रखना है परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट उसी डायरेक्शन में होना चाहिए जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। ऐसा ना हो डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है, फोर्स इस डायरेक्शन में है, तो वो कंसीडर नहीं होगा। तो अब देखते हैं कहाँ कहाँ किस किस केस में वर्क हो रहा है, किस केस में नहीं हो रहा है। तो फर्स्ट केस है द सुमा इज स्विमिंग इन अ पॉन्ड। तो सुमा स्विमिंग कर रही है, स्विमिंग करते हुए सुमा फोर्स लगाती है और आगे की ओर बढ़ती है। तो फोर्स लगा करके आगे की ओर बढ़ रही है, इसका मतलब वर्क हो रहा है, वर्क इज डन बाय द सुमा। क्लियर। इसके बाद जो है ए डंकी इज कैरिंग ए लोड ऑन इट्स बैक। एक डंकी है जिसके जो है बैक पर कुछ लोड है। इसमें क्या हो गया, 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो गया, तो यहाँ पर कोई वर्क नहीं हो रहा है। ए विंड मिल इज लिफ्टिंग द वाटर फ्रॉम द वेल। तो वेल से वाटर जब लिफ्ट करते हैं तो क्या होता है कि यहाँ से अगर हम वाटर लिफ्ट कर रहे हैं तो फोर्स ऊपर की ओर लगेगा और डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर की ओर होगा। तो सेम डायरेक्शन में वर्क, फोर्स एंड मोशन है और डिस्प्लेसमेंट है, तो यहाँ वर्क हो रहा है। ठीक है। एक ग्रीन प्लांट इज कैरिंग द फोटोसिंथेसिस। इस केस में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होता, तो यहाँ पे वर्क नहीं होगा। ए इंजन इज पुलिंग अ ट्रेन। इंजन जो है सामने की ओर फोर्स लगाएगा तो सामने उसी डायरेक्शन में जो है ट्रेन मूव करेगी, तो इस कंडीशन में वर्क होगा। ए फूड ग्रेन आर गेटिंग ड्राइड इन द सन। तो जब फूड ग्रेन्स को ड्राई किया जा रहा है तो उसमें कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, कोई किसी तरह का मोशन भी नहीं आपको दिखाई देगा, तो यहाँ पर वर्क नहीं हो रहा है। ए सेल बोट इज मूविंग ड्यू टू द विंड एनर्जी। विंड एनर्जी आगे की ओर फोर्स लगाएगी और उसी डायरेक्शन में सेल बोट आगे की ओर बढ़ जाएंगी, तो इसमें वर्क हो रहा है। विंड एनर्जी क्या कर रही है, वर्क कर रही है। तो इसके आंसर को आपको इस तरह से लिखना था। ये मैंने आपको पूरा आंसर ये शो कर दिया, तो किस तरह से आप अपनी नोटबुक में और अपनी आंसर बुक में इसका आंसर लिखेंगे, तो ये आपके लिए आंसर है। अब सेकंड क्वेश्चन पर हम चलते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन एट द सर्टेन एंगल टू द ग्राउंड मूव्स इन अ कर्व्ड पाथ एंड फॉल बैक ऑन द ग्राउंड। एक एंगल पे किसी ऑब्जेक्ट को जो है फेंका गया और वो एक कर्व्ड पाथ से जाता हुआ और फिर कुछ दूर जा करके कहाँ आ जाता है, वो आ जाता है सेम ग्राउंड पे, ग्राउंड लेवल पे आ जाता है। तो इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट ऑफ द पाथ ऑफ ऑब्जेक्ट लाई ऑन द सेम प्लेन। तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट ये किस पे हैं, सेम प्लेन पे लाई करते हैं। तो व्हाट इज द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो अब बात समझना, फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी हमेशा डाउनवर्ड अप्लाई होता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। जब यहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा तो ये ऐसे ऐसे अप्लाई हो रहा होगा हर पॉइंट पे। तो जब डाउनवर्ड फोर्स अप्लाई हो रहा है तो डिस्प्लेसमेंट भी जो है वर्टिकल होना चाहिए। बट इनिशियल जो पॉइंट है और जो फाइनल पॉइंट है, इन दोनों के बीच में क्या कोई वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है? अगर यहाँ पे हम देखते तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट था, बट इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में तो कोई गैप नहीं है, कोई वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट नहीं है। जब डिस्प्लेसमेंट जीरो हो तो वर्क क्या हो जाएगा, वर्क भी हो जाएगा जीरो। तो कैसे आंसर लिखेंगे, देखिए ये रहा आंसर। द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन एन ऑब्जेक्ट डिपेंड सोलली ऑन द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। तो ग्रेविटी का किस पे होगा, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट पे होगा। तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, वो जीरो है, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या है, इनके बीच में हाइट जीरो है। तो जब जीरो होगी तो W इक्वल टू mgh, h इक्वल टू हो गया जीरो, तो जीरो पुट कर दिया तो वर्क इज जीरो। तो वर्क डन ऑन द गिवन ऑब्जेक्ट बाय द ग्रेविटी इज 0 जूल। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं। ए बैटरी लाइट्स अ बल्ब, ए बैटरी लाइट्स अ बल्ब, डिस्क्राइब द एनर्जी चेंजेस इन्वॉल्व इन द प्रोसेस। तो एनर्जी कैसे चेंज हो रही है, बैटरी से एक बल्ब जलाया जा रहा है। तो बैटरी से क्या है, एक बल्ब जलाया जा रहा है, तो किस तरह से
जो है एनर्जी चेंज हो रही। तो बैटरी में किस तरह की एनर्जी है, केमिकल एनर्जी। अब ये केमिकल एनर्जी से किस एनर्जी में चेंज हो रही है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में चेंज हो जाएगी, हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी में। तो वो हीट एनर्जी प्लस लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इस तरह से जो है चेंजेस हो रहे हैं। क्लियर है। तो देखिए आंसर कैसे लिखना है। तो आंसर हम इस तरह से लिखेंगे, द व्हेन ए बल्ब इज कनेक्टेड टू द बैटरी द एनर्जी ऑफ बैटरी इज ट्रांसफर्ड इनटू द वोल्टेज वंस द बल्ब रिसीव अ वोल्टेज देन इट कन्वर्ट इनटू द लाइट वेट एंड द वार्मथ एनर्जी। तो ये इक्वेशन हमें जरूर लिखनी है। तो इक्वेशन में देखेंगे केमिकल एनर्जी, फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, फिर लाइट एनर्जी प्लस हीट एनर्जी। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ बैटरी के पास थी केमिकल एनर्जी यहाँ से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हुई, और बल्ब में इलेक्ट्रिकल एनर्जी पहुंची, उससे लाइट जली, तो लाइट एनर्जी, और हीट निकली तो हीट एनर्जी में चेंज हो गई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। 4 क्या कहता है, ए सर्टेन फोर्स एक्टिंग ऑन अ 20 kg मास। तो मास कितना दिया है, मास दिया है 20 किलोग्राम, मास दिया है 20 किलोग्राम, और स्पीड में चेंज हो रहा है। तो स्पीड में कितना चेंज हो रहा है, 5 मीटर से v1 मान लो 5 मीटर पर सेकंड, और v2 हो जाएगी 2 मीटर पर सेकंड। तो v2 कितना है, 2 मीटर पर सेकंड। तो ये स्पीड में चेंज हो रहा है। ठीक है। तो 2 मीटर पर सेकंड। अब हमें क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है वर्क डन। तो वर्क डन निकालने के लिए क्या करना होगा, दोनों की काइनेटिक एनर्जी निकालो। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो हाफ एम वी स्क्वायर, एक बार v1 के साथ में काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे तो कितनी आएगी, 1/2 इंटू 20 इंटू 5 स्क्वायर, यानी 5 इंटू 5। तो ये कितना हो गया, ये हो गया हमारा 250 जूल, 250 जूल। इसी तरह से हम 2 रख करके जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारा जो आ जाएगी एनर्जी आ जाएगी, वो आ जाएगी 40 जूल काइनेटिक एनर्जी। दूसरी जब आप निकालोगे तो उसमें आप रखोगे 1/2 इंटू 20 इंटू 2 इंटू 2। तो 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, तो आंसर आ गया 40 जूल। अब कितना वर्क डन हुआ, तो वर्क डन जो होगा वो किसके इक्वल होगा, वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए हम डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे। 40 और 250 में कितना डिफरेंस आ गया, काइनेटिक एनर्जी 1 और काइनेटिक एनर्जी 2 में जो चेंज आया वो कितना है, वो है 210 जूल। तो इनका डिफरेंस ही क्या बता रहा है, इनका डिफरेंस हमें बताता है कि कितना वर्क हुआ। तो सॉल्यूशन किस तरह से करेंगे, ये रहा इसका सॉल्यूशन। तो इनिशियल वेलोसिटी u, मास हो गया 20, फाइनल वेलोसिटी ये रही। तो पहले एक बार इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकाल ली, ये आ गई 250, फिर फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकाल ली, ये 40 आ गई, और वर्क डन हो गया ई फाइनल माइनस ई इनिशियल। तो ई फाइनल माइनस ई इनिशियल, वर्क डन इज -210 जूल। माइनस का मतलब है कि कैसा वर्क हो रहा है, नेगेटिव वर्क हो रहा है, यानी स्पीड को कम करा जा रहा है। क्लियर, स्पीड को कम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, ए मास ऑफ 10 किलोग्राम, एक 10 किलोग्राम का मास है एट द पॉइंट ए ऑन अ टेबल एंड इट इज मूव्ड टू द पॉइंट बी। ए पॉइंट से बी पॉइंट तक एक मास जो है वो 10 किलोग्राम का मूव किया जाता है। तो इफ द लाइन जॉइनिंग ए एंड बी इज हॉरिजॉन्टल हैज अ वर्क इज डन ऑन द ऑब्जेक्ट बाई द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स ने क्या इस पे कोई वर्क किया, तो ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे लगता है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, और मोशन हो रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो यहाँ पे एंगल कितना हो गया, एंगल हो गया हमारा 90 डिग्री। तो जब 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होता है तो उस केस में वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन हो जाएगा 0। ठीक है। तो देखो कैसे इसको लिखना है, the work done by the gravity depends solely on the vertical displacement. So it does not rely on the trait of the body. The work done by the gravity is given by W equal to mgh, h is equal to 0, then 0 पुट कर देंगे तो W इक्वल टू आ गया 0। तो वर्क डन ऑन द बॉडी बाय द ग्रेविटी इज 0। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट
डिक्रीज प्रोग्रेसिवली, डज दिस वायलेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी जो है डिक्रीज करती जा रही है, तो इससे क्या है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लॉ का वायलेशन हो रहा है या नहीं? तो जब कोई बॉडी ऊपर से नीचे की ओर जाएगी तो लगातार उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी तो होगी इंक्रीज, और पोटेंशियल एनर्जी होती जाएगी डिक्रीज। तो जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जा रही है और पोटेंशियल एनर्जी जो है वो डिक्रीज हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज, और काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है, वो हो रही है इंक्रीज। तो अगर हम दोनों का सम देखें, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, इन दोनों का सम क्या होगा, इन दोनों का सम कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो जब उसमें कोई चेंज नहीं आया तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमारा टोटल एनर्जी के लिए होता है, द टोटल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। तो यहाँ पे टोटल एनर्जी हमारी कांस्टेंट रहती है, तो इसका मतलब यहाँ पे हमारा जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है उसका वायलेशन नहीं हो रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा, नो। और रीज़न हम कैसे लिखेंगे देखिए, तो रीज़न हमें कैसे लिखना है, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट डिक्रीज, its kinetic energy increase progressively, so in this way the total mechanical energy remain constant, thus the law of conservation of energy is not violated। क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी घट रही है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, तो टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहती है, ये मैंने आपको पहले ही समझा दिया। तो इसका मतलब जो टोटल एनर्जी है वो कांस्टेंट रह रही है, तो कोई वायलेशन नहीं हो रहा है। क्लियर, समझ गए? क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, व्हाट आर द वेरियस एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन दैट अकर व्हेन यू राइड अ बाइसिकल? जब आप बाइसिकल चला रहे हैं तो क्या चेंजेस आते हैं, क्या एनर्जी फॉर्म में? तो आप कौन सी एनर्जी यूज़ करते हैं, वो है मस्कुलर एनर्जी। बॉडी साइकिल से जो फोर्स लगाया वो क्या है, मस्कुलर एनर्जी। मस्कुलर एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, मैकेनिकल एनर्जी में, और मैकेनिकल एनर्जी जो है ये किस में चेंज हो रही है, काइनेटिक एनर्जी में और प्लस हीट एनर्जी में, जो कि जो राइडर है उससे जो है हीट जनरेट हो रही है, क्योंकि ठीक है। तो ये क्या है, किस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, तो आंसर कैसे लिखेंगे, ड्यूरिंग the bicycle the muscular energy of the rider generate into the heat and the kinetic energy, the kinetic energy provide the rate of bicycle and the warmth energy heat our body या heat the body of rider। ठीक है, तो muscular energy is equal to या transforming into the kinetic energy plus heat energy। क्वेश्चन नंबर 8 को देखें। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, डज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस व्हेन यू पुश अ हग रॉक विद ऑल योर माइट एंड फेल टू मूव इट? तो क्या एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है? तो क्वेश्चन क्या है, हमने एक बड़ी सी चट्टान पे पूरी ताकत लगा दी, पूरा फोर्स लगा दिया और हम उसको नहीं हिला पाए, उसको मूव नहीं कर पाए, तो क्या एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ? तो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन तो हुआ। एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, मैं इसको क्लियर करता हूँ, दोबारा लिखते हैं। तो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो होता है, कैसे होता है, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो रहा है यहाँ पर, वो तो, और वर्क क्या है, जीरो, वर्क नहीं हो रहा है। तो जो मस्कुलर एनर्जी है वो किस में जा रही है, वो हीट एनर्जी में चेंज हो रही है, क्योंकि वो वर्क तो कर नहीं पा रहा, काइनेटिक एनर्जी में तो इसको चेंज नहीं कर पा रहा, बट उसकी जो सारी एनर्जी है वो लॉस हो रही है हीट एनर्जी की फॉर्म में। तो आंसर यही हो जाएगा, व्हेन यू पुश अ लार्ज रॉक देयर इज नो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मस्कुलर एनर्जी टू द स्टेशनरी रॉक। इसकी एनर्जी रॉक के लिए नहीं जा रही है, एज देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी एज अ रिजल्ट ऑफ मस्कुलर एनर्जी इज ट्रांसफर्ड इनटू द एनर्जी। तो ट्रांसफर एनर्जी कोई नहीं हो रही है। अब हो क्या रहा है, विच कॉज आवर बॉडी टू बिकम हीट, इसकी बॉडी हीट हो रही है क्योंकि वो ट्रांसफ़र नहीं कर पा रहा है एनर्जी, इस वजह से हीट एनर्जी में उसकी जो एनर्जी है वो चेंज हो रही है। क्लियर है? तो ये ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है एनर्जी का, क्योंकि वर्क डन जीरो है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। ए सर्टेन होल्ड है हाउस होल्ड हैज़ कंज्यूम
250 यूनिट्स। तो कितने यूनिट कंज्यूम हुए? 250 यूनिट, 250 यूनिट कंज्यूम हुए ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग ए मंथ, एक महीने के अंदर। हाउ मच एनर्जी इज दिस इन जूल? तो इसको हमें जूल में कन्वर्ट करना है। तो एक यूनिट में कितने जूल होते हैं? एक यूनिट बराबर होता है 1 किलोवाट आवर। एक यूनिट बराबर होता है 1 किलोवाट आवर के। ठीक है, ये आपने ज़रूर पढ़ा होगा। तो एक यूनिट कितना होता है? 1 किलोवाट आवर। अब इसको अगर हम जूल में बदलेंगे तो 1 इंटू 1000 इंटू 3600, आवर में कितने सेकंड होते हैं? 3600। तो ये हमारी कितनी एनर्जी हो जाएगी? ये हो जाएगी 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। तो इतनी एनर्जी, इतने जूल एक यूनिट में है। तो 250 की मल्टीप्लाई कर दोगे, 250 यूनिट में कितने जूल आ जाएंगे? आंसर कैसे लिखना है देख लीजिए, समझ लीजिए। एक यूनिट जो होती है वो BTU यानी 1 किलोवाट, एक यूनिट 1 किलोवाट होती है। तो एक किलोवाट में हमारे होते हैं 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। तो 250 यूनिट में कितने हो जाएंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे 9 इंटू 10⁸ जूल। तो BTU की फुल फॉर्म होती है ब्रिटिश थर्मल यूनिट। क्लियर है? ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? ए ऑब्जेक्ट ऑफ मास 40 किलोग्राम, मास दिया हुआ है आपको 40 किलोग्राम, मास कितना है? 40 किलोग्राम गिवन है। दूसरी चीज क्या दी है देखिए, हाइट ऑफ 5 मीटर अबव द ग्राउंड, रेज्ड हाइट कितनी है? 5 मीटर अबव द ग्राउंड। व्हाट इज इट्स पोटेंशियल एनर्जी? तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? mgh। पोटेंशियल एनर्जी होती है m इंटू जी इंटू एच। तो g की वैल्यू 10 ले सकते हैं आप, g की वैल्यू 10 ले लेंगे तो सॉल्व हो जाएगा। g की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर सपोज कर लेंगे, सॉल्व हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इजी क्वेश्चन है। इफ द ऑब्जेक्ट इज अलाउड टू फॉल, फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट इज हाफ वे डाउन। तो आधे डाउन होने जाने के बाद, गिर जाने के बाद काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? आधे गिर जाने के बाद काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी जो थी इनिशियल पे उसकी हाफ हो जाएगी, यानी कि mgh/2। तो इससे आप वो काइनेटिक एनर्जी निकल पाएंगे। तो पहला पार्ट mgh और काइनेटिक एनर्जी mgh/2। ठीक है, तो ये इसका सॉल्यूशन है। देख लीजिए क्या दिया है, हाइट दी है 5 मीटर, मास दिया है 40, जी की वैल्यू आप 10 ले लीजिए या 9.8 ले लीजिए, तो वर्क आ गया, ये आ गया 1960 जूल। और काइनेटिक एनर्जी निकालनी है हाफ वे डाउन पर, तो हाफ हो जाएगी। ठीक है, हाफ कर दिया, 1960 का हाफ कर दिया तो 980 जूल। तो इस तरह से हमें काइनेटिक एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी दोनों मिल जाते हैं। क्लियर? What is the work done by the force of gravity on a satellite moving around the earth? तो कितना वर्क डन होगा जब अर्थ के अराउंड एक सैटेलाइट मूव कर रहा है? तो जब किसी भी पॉइंट पे अगर आप देखोगे तो ये यहाँ पे ये डायरेक्शन होगी वेलोसिटी की, और ग्रेविटी का फोर्स परपेंडिकुलर लग रहा है। किसी भी पॉइंट पे देखो, यहाँ पे मोशन की डायरेक्शन ये है और ग्रेविटी इसको इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रही है। तो हर समय जो एंगल है वो परपेंडिकुलर है। डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड द डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या है? परपेंडिकुलर है। भी परपेंडिकुलर केस हमारा आता है फोर्स और मोशन की डायरेक्शन के बीच में, तो वहाँ पे वर्क डन हमारा 0 हो जाता है। वर्क डन क्या हो जाता है? 0। देखिए आंसर कैसे लिखेंगे, व्हेन ए सैटेलाइट इज मूव्स अराउंड द अर्थ, देन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ द ग्रेविटी ऑन द सैटेलाइट इज परपेंडिकुलर। डायरेक्शन ऑफ फोर्स और मोशन क्या हो गए? परपेंडिकुलर हो गए। तो परपेंडिकुलर है तो द डिस्टेंस, इफ द फोर्स डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट, द वर्क परफॉर्म्ड इज 0। तो वर्क परफॉर्म कितना हो गया? 0 हो गया। तो वर्क डन ऑन द सैटेलाइट बाय द प्लेनेट इज 0। वर्क डन ऑन द सैटेलाइट बाय द प्लेनेट इज 0। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है देखिए, कैन देयर बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन द एब्सेंस ऑफ एनी फोर्स एक्टिंग ऑन इट? क्या डिस्प्लेसमेंट हो सकता है जब किसी ऑब्जेक्ट पर कोई फोर्स अप्लाई ही ना हो रहा हो, कोई फोर्स क्या हो? अप्लाई ही ना किया गया हो, और उसमें डिस्प्लेसमेंट हो जाए। क्या हो जाए?
डिस्प्लेसमेंट हो जाए, क्या ये पॉसिबल है? ये आपको डिस्कस करना है। डिस्कस दिस क्वेश्चन विद योर फ्रेंड्स एंड द टीचर। तो हम इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? यस इट इज़ पॉसिबल। ये कैसे पॉसिबल है? यस, फॉर द यूनिफॉर्मली मूविंग ऑब्जेक्ट। कब? जब एक ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्मली मूव कर रहा हो। सपोज एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी। अगर एक कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, सपोज करो कि एक कांस्टेंट वेलोसिटी है 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से कोई ऑब्जेक्ट लगातार चलता जा रहा है। द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट्स इज जीरो, और नेट फोर्स इस पे जो एक्ट कर रहा है वो जीरो है। बट देयर इज अ डिस्प्लेसमेंट अलोंग द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पर यहाँ एक डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो यहाँ क्या हुआ? नेट फोर्स ऐसे केस में जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है तो नेट फोर्स क्या हो जाते हैं? जीरो हो जाते हैं। तो नेट फोर्स जीरो हो गया और कांस्टेंट मोशन है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो ये पॉसिबल है विदाउट अ फोर्स, यानी कि नेट फोर्स जीरो है, विदाउट अ फोर्स नहीं, हम इसको कहेंगे नेट फोर्स जीरो है। क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर कैसे करेंगे? ए पर्सन होल्ड अ बंडल ऑफ हे ओवर हर हेड। एक पर्सन के जो है एक बंडल रखा हुआ है उसके सर पर, एक व्यक्ति ने एक जो है बोझा रखा हुआ है, आप समझ सकते हैं, एक बंडल अपने सर पे रख करके वो चल रहा है, और वो 30 मिनट तक चलता है। फॉर द 30 मिनट एंड गेट टायर्ड, और थक जाता है। एंड ही हैज़ डन द सम वर्क और नोट, क्या उसने कोई वर्क किया? तो साइंस की लैंग्वेज में हम कहें तो उसने कोई वर्क नहीं किया। काफ़ी जो है एक तरह से ये इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। तो क्योंकि जो फोर्स है, जो ग्रेविटी का फोर्स जो अप्लाई हो रहा है इस पर, जो कि उसने रखा हुआ है मास या जो बंडल रखा हुआ है सर पे, और उसका जो मोशन है वो दोनों के बीच में डायरेक्ट क्या है? परपेंडिकुलर एंगल है, 90 डिग्री है। तो जब परपेंडिकुलर का केस बनता है तो वर्क डन क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। ठीक है, साइंस इसमें वर्क डन कितना मानती है? जीरो मानती है। क्यों? क्योंकि आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे तो W इक्वल टू होता है F इंटू एस कॉस थीटा। ये कंप्लीट फार्मूला होता है हमारा वर्क निकालने के लिए। अब जब कॉस में थीटा की वैल्यू आप 90 डिग्री रखेंगे बच्चों, तो 90 डिग्री क्या होता है? कॉस 90 कॉस ज़ीरो, तो कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है? कॉस 90 का वैल्यू होता है ज़ीरो। और किसी भी वैल्यू की अगर आप जीरो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? आपका वर्क कितना आ जाएगा? जीरो ही आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आप कैसे लिखेंगे? देखिए इसका आंसर हम कैसे राइट करेंगे? तो व्हेन अ इंडिविजुअल होल्ड ए बंडल ऑफ फोल्डर वेयर over his head, then there is no displacement within the bundle of fodder, although the force of gravity is functioning on the bundle and the person is applying any force thereon. Hence, with the absence of force, work done by the person on the bundle is zero. तो आपको बस यही समझाने की कोशिश की है कि जब वो वर्क डन जिस डायरेक्शन में कर रहा है तो या फोर्स जिस डायरेक्शन में है उस डायरेक्शन में मोशन नहीं है, तो क्या हुआ? यहाँ पे कोई वर्क नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए। एन इलेक्ट्रिक हीटर इज रेटेड द 1500 वाट। तो ये वाट क्या है? ये है पावर। और कितनी पावर है हीटर की? हीटर की पावर हमें दी हुई है 1500। कितनी पावर है? 1500 वाट। हाउ मच एनर्जी डज इट यूज़ इन द 10 आवर। टाइम कितना दिया है? टाइम दिया है 10 आवर। तो कितनी एनर्जी इसने यूज़ की है 10 आवर्स में? तो P इजिकल टू क्या होता है? W अपॉन टी। P इजिकल टू होता है W अपॉन टी। और हमें क्या निकालनी है? एनर्जी यानी W। तो W की वैल्यू कैसे निकल जाएगी? वर्क की वैल्यू या एनर्जी की वैल्यू P इंटू टी। तो पावर इंटू टाइम कर देंगे तो 1500 इंटू कितना? 10। तो आंसर आ जाएगा 15,000 जूल। कितनी एनर्जी यूज़ हुई? 15,000 जूल। एनर्जी जो यूज़ हुई है वो है हमारी 15,000 जूल। ये आंसर हो गया। देखिए कैसे आपको लिखना है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए 15
15 क्या हुआ यहाँ पे 1.5 ये किलोवाट पावर हो गई, 1.5 किलोवाट पावर हो गई। टाइम दे दिया 10 आवर और पावर इनटू टाइम, तो पावर इनटू टाइम किया तो ये आ गया 15 किलोवाट आवर, या हम इसको कन्वर्ट कर सकते थे तो 15 किलोवाट आवर आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमने वहाँ पे क्या किया 1500 वाट और उसको आवर को मल्टीप्लाई कर दिया। अगर जूल बनाने थे तो आवर को सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ता, तो 3600 से मल्टीप्लाई और कर देंगे तो जूल बन जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए वहाँ जो है आपको थोड़ी कन्फ्यूज़न हुई है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। इलस्ट्रेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को बताइए बाय डिस्कसिंग द एनर्जी चेंजेस विच अकर ड्यूरिंग वी ड्रॉ द पेंडुलम बॉब टू द वन साइड एंड अलाउ इट टू ऑसिलेट। Where does the bob eventually comes to rest and what happen its energy eventually? Is it violate the law of vibration? तो क्वेश्चन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक पेंडुलम है, वो पेंडुलम ऐसे मोशन कर रहा है और उसमें जो है क्या होता है ट्रांसफॉर्म होती है एनर्जी। जब वो इस तरह से मोशन करता है एक जगह से दूसरी जगह, तो यहाँ पर जा कर के उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है, फिर काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, फिर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है। तो पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी लगातार चेंज होती रहती हैं, ये क्लियर है। जो उसकी मोशन के कारण एनर्जी है, जब मोशन स्पीड बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, जब घटेगी तो काइनेटिक एनर्जी घट जाएगी। तो अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे क्या होगा, वो पेंडुलम रुक जाएगा। पेंडुलम रुक जाएगा, तो वो जब रुक जाता है तो वो एनर्जी तो कांस्टेंट होती है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। हमने तो पढ़ा था कि ये कांस्टेंट होती है, तो इसको रुकना नहीं चाहिए था। जब पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होती हैं, पोटेंशियल एनर्जी का सम प्लस काइनेटिक एनर्जी का सम, तो इसकी एनर्जी डिक्रीज़ क्यों हो गई? पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, पहले हमने देखा था। तो ये एनर्जी डिक्रीज़ कहाँ हो रही है? इसमें एक और एनर्जी है, वो है फ्रिक्शन जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो फ्रिक्शन में जो एनर्जी उसकी वेस्ट हुई है, तो थोड़ी एनर्जी फ्रिक्शन के कारण एयर का फ्रिक्शन हो सकता है, या वॉल के साथ जिससे वो टच करके चल रहा है उससे फ्रिक्शन हो सकता है। तो उस फ्रिक्शन के कारण धीरे धीरे इसका जो मोशन है वो कम होता जाएगा और एक टाइम पे आकर के ये रुक जाएगा। तो किस वजह से रुक गया? फ्रिक्शन विद द एयर और वॉल, तो इस वजह से वो रुक गया, ना कि हमारे कांस्टेंट लो के उससे। तो यहाँ पे जो टोटल एनर्जी है वो फ्रिक्शनल एनर्जी है, या जो हीट एनर्जी उसकी वेस्ट हो रही है वो एनर्जी है, प्लस पोटेंशियल एनर्जी है, और फ्रिक्शन में जो एनर्जी वेस्ट हुई प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। अगर हम तीनों को ऐड करेंगे तो हमें कांस्टेंट मिलेगा। ठीक है, किन्हीं दो से कांस्टेंट नहीं रह रही है एनर्जी, कुछ एनर्जी फ्रिक्शन में वेस्ट होती जा रही है। तो यहाँ पे वायलेशन नहीं हो रहा है, बट एनर्जी डिक्रीज हो रही है फ्रिक्शन की वजह से, इस वजह से ऑब्जेक्ट रुक जाता है। तो ये बात समझ में आई आपको, ऑब्जेक्ट क्यों रुक जाता है? ये सब कुछ क्लियर हो गया। कैसे आंसर लिखना है? तो आंसर आप इस तरह से लिखेंगे, इन द गिवन पेंडुलम देयर आर द 3 पॉइंट्स ए बी सी, ये पॉइंट दिए हुए हैं। ए पॉइंट at the point B and C, the pendulum bob is at the maximum height, so there the potential energy is maximum, kinetic energy is 0. In the way the total mechanical energy remain constant at the point A, the pendulum bob is at the lowest point, the total potential energy is converted into the kinetic energy. तो now the kinetic energy is the maximum and the potential energy is 0. तो यहाँ पे तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम थी, बट यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, तो ये चेंज होता रहेगा। वंस अगेन द टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, तो लॉ तो हमारा फॉलो हो रहा है, बट रुक जाता है फ्रिक्शन के कारण, ये याद रखेंगे। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m इज मूविंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी। एक ऑब्जेक्ट का मास हमें दे रखा है m, उसकी कांस्टेंट वेलोसिटी दे रखी है v। हाउ मच वर्क शुड बी डन ऑन द ऑब्जेक्ट इन ऑर्डर टू ब्रिंग द ऑब्जेक्ट टू द रेस्ट। कितना वर्क करना पड़ेगा कि इसको हमें रेस्ट में ले आना है, यानी इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो कितनी हो जानी चाहिए? वो 0 हो जानी चाहिए।
तो अब हमें क्या दिया है, इनिशियल में इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, इनिशियल में इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ एम वी स्क्वायर, कितनी इसकी काइनेटिक एनर्जी हुई हाफ एम वी स्क्वायर। क्लियर है। अब ये हाफ एम वी स्क्वायर इसकी काइनेटिक एनर्जी है और इसको हमें कितना करना है, रेस्ट में लेके आना है, यानी काइनेटिक एनर्जी 0 करना है। तो जितनी एनर्जी थी उसी के इक्वल वर्क करना पड़ेगा, नहीं उसी के इक्वल हमें वर्क करना पड़ेगा ताकि उस एनर्जी को कंज्यूम किया जा सके, रोका जा सके, ख़त्म किया जा सके। तो वो एनर्जी जब ख़त्म हो जाएगी तो काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी, यानी उस एनर्जी को ख़त्म करने के लिए हमें इतना वर्क करना पड़ेगा। क्लियर बात है। तो आंसर कैसे लिखेंगे, देखिए फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, रेस्ट में स्पीड हो जाएगी 0 तो काइनेटिक एनर्जी भी हो जाएगी 0। तो कितना चेंज आया, चेंज आया हाफ एम वी स्क्वायर का। यही हमारा क्या है, वर्क डन, यही क्या है, वर्क डन। ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, द कैलकुलेट द वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन टू स्टॉप अ कार ऑफ 1500 किलोग्राम। एक कार का मास दे दिया है बेटा 1500 किलोग्राम, कितना 1500 किलोग्राम, और वेलोसिटी दी हुई है 60 किलोमीटर पर आवर। पहले तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कीजिए, तो मीटर पर सेकंड में चेंज कीजिए। तो मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए कितना करना पड़ता है, 60 × 5/18, 60 × 5/18 से मल्टीप्लाई किया तो कैलकुलेट करेंगे। ये 2 से डिवाइड हुआ 30, 2 से ये हुआ 9, फिर 3 से ये 3 और 3 से ये गया 10, तो 50/3 मीटर पर सेकंड कितना आ गया, 50/3 मीटर पर सेकंड। अब हमें क्या निकालना है, वर्क। तो वर्क किसके इक्वल हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी के इक्वल वर्क हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी के इक्वल। तो हाफ एम वी स्क्वायर कैलकुलेट कर लेंगे, हाफ एम वी स्क्वायर सभी कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए सॉल्यूशन दिखाता हूँ मैं आपको, देखिए कैसे होगा। तो ये इसका सॉल्यूशन है। यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे हम मास ये रहा 1500 किलोग्राम, वेलोसिटी को चेंज कर लिया 50/3 मीटर पर सेकंड आ गई, इसको पुट कर दिया यहाँ पर। तो आंसर ये आ गया हमारा सॉल्व हो करके 22,08,333.33 जूल। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 18, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ए फोर्स F इज एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास M, द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट इज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, shown by the longer arrow. Observe the diagram carefully and state whether the work done by the force is negative, positive और जीरो। तो ऑब्जर्व करो कि फोर्स जीरो होगा कि नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा। तो एक फोर्स ये इस डायरेक्शन में है और यहाँ डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है फर्स्ट केस में। तो एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। तो इस केस में वर्क डन क्या होगा, जीरो होगा। वर्क डन क्या होगा, जीरो होगा। फोर्स इस डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट भी इस डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे कैसा वर्क है, पॉजिटिव वर्क है। जब सेम डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होता है, सेम डायरेक्शन में वर्क होता है, तो इसको कहते हैं पॉजिटिव वर्क। इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, तो यहाँ पे है नेगेटिव वर्क। कैसा है, नेगेटिव वर्क। तो क्लियर हो गया। जब अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट होते हैं तो उसमें होता है नेगेटिव वर्क। अब तीनों को कैसे लिखेंगे देखिए। तो फर्स्ट केस, in the figure the direction of force is perpendicular to the direction of displacement, hence the work done is zero. Second case, the direction of force is same as the direction of displacement, so work done is positive. Third case, the direction of force is opposite to the direction of displacement, so the work done is negative. क्वेश्चन नंबर 19 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर कैसे करेंगे। द सोनी सेज दैट द एक्सेलेरेशन इन एन ऑब्जेक्ट कुड बी जीरो इवन व्हेन द सेवरल फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन इट, डू यू एग्री विद हर एंड वाई। तो एक एक्सेलेरेशन क्या है, जीरो है, कोई एक्सेलेरेशन नहीं है, उसके अलावा उसके बावजूद भी बहुत सारे फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पर लग रहे हैं। तो एक ऑब्जेक्ट है जिस पर बहुत सारे फोर्स अप्लाई हो रहे हैं, बट उसका एक्सेलेरेशन क्या है, जीरो। तो बताइए कि आप इस कंडीशन से एग्री करते हैं या नहीं करते हैं।
तो इसका आंसर हो जाएगा व्हेन ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इज कैंसिल आउट ईच अदर। अगर हर एक फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे, यानी वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दें और नेट फोर्स कितना हो जाए, नेट फोर्स हो जाए ज़ीरो। तो जब हमारा नेट फोर्स ज़ीरो होता है, नेट फोर्स क्या होता है, ज़ीरो, तो इस केस में एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो ये इस बात से हम क्या करेंगे, एग्री करेंगे, यस ये कंडीशन पॉसिबल है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। क्वेश्चन नंबर 20 कैसे करना है, फाइंड द एनर्जी इन किलोवाट आवर कंज्यूम्ड इन द 10 आवर बाय द 4 डिवाइस ऑफ पावर 500 वाट ईच। एक डिवाइस की पावर कितनी है, 500 वाट। एक डिवाइस की पावर है 500 वाट और कितनी डिवाइस हैं, 4 डिवाइस हैं। 4 डिवाइस हैं तो टोटल पावर कितनी हो जाएगी, टोटल पावर हो जाएगी 2000 वाट। कोई डाउट। टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 10 आवर, टाइम दिया है 10 आवर। तो हमें क्या निकालनी है, एनर्जी यानी पावर इनटू टाइम, पावर इनटू टाइम कर देंगे तो पावर कितनी है 2000 वाट और 2000 वाट इनटू, तो इसको हम किलोवाट में भी बदल सकते थे, 2000 को हो जाएगा ये 2 किलोवाट। तो इसको 2 किलोवाट में लिखता हूँ, देखिए मैं इसको थोड़ा चेंज करता हूँ। तो ये कितना हो जाएगा, ये 2 किलोवाट है, ये 2 किलोवाट है और 2 किलोवाट में 2 इंटू 10, तो 2 इंटू 10 में हो गया 20 किलोवाट आवर, 20 किलोवाट आवर। ठीक है, ये आंसर हो गया। क्लियर। देखिए कैसे आंसर आप लिखेंगे, तो ये इसका आंसर आप इस तरह से सॉल्व करेंगे। ठीक। क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए, ए फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट इवेंचुअली स्टॉप ऑन रीचिंग द ग्राउंड। तो एक फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट है, वो क्या होता है, स्टॉप हो जाता है ग्राउंड पर आकर के। तो यहाँ से वो फॉल हो रहा था तो वो आ गया अब हमारा ग्राउंड पे, तो यहाँ आकर के रुक जाएगा। तो उसकी काइनेटिक एनर्जी को क्या होगा, व्हाट हैपन टू इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, वो चेंज हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी में, राइट। काइनेटिक एनर्जी किस में चेंज हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी में। जब वो स्टार्टिंग में था तो यहाँ पर टोटल एनर्जी क्या थी, पोटेंशियल एनर्जी। फिर जब वो फॉल होना शुरू हुआ तो ये एनर्जी धीरे धीरे काइनेटिक एनर्जी में चेंज होती है। और जब वो स्टॉप होता है ग्राउंड पे, उससे जस्ट पहले सारी एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। बट जैसे ही वो रुक जाता है तो वो सब एनर्जी किस में चेंज हो जाती है, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो जाती है। तो आप समझ गए, तो एनर्जी को क्या हो रहा है, फाइनली वो काइनेटिक एनर्जी किस में चलेगी, पोटेंशियल एनर्जी में। तो हाउ वी विल राइट इट्स आंसर, इट विल बी लाइक दिस, ए फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट हिट द ग्राउंड, इट्स काइनेटिक एनर्जी बिकम जीरो एंड इट्स पोटेंशियल एनर्जी बिकम मैक्सिमम, इट्स पोटेंशियल एनर्जी बिकम मैक्सिमम। वो सारी एनर्जी किस में चली गई, पोटेंशियल एनर्जी में चली गई। द काइनेटिक एनर्जी चेंज इनटू द हीट एंड साउंड वाइल द ऑब्जेक्ट कम्स टू द रेस्ट। और साथ ही साथ जो काइनेटिक एनर्जी है वो और किस में चेंज हो जाती है, वो हीट में और साउंड में भी चेंज हो जाती है। कुछ आवाज़ होती है जब गिरने पर और कुछ हीट जनरेट होती है, तो हीट और साउंड में चेंज हो जाती है। ठीक है,